18 जोर कंटेंट वार्निंग वयस्कों के लिए चेतावनी। ये कहानी केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के दर्शकों के लिए है। इसमें कुछ दृश्य, भाषा या विषय हो सकते हैं जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। कृपया विवेकपूर्वक देखें और सुनें। सीनियर ब्रदर, स्टॉप इट। यू आर द विलन एक पूरी तरह से काल्पनिक कथा है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं केवल लेखक की कल्पना का परिणाम हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, समाज, संस्कृति, धर्म या परंपरा से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का मकसद सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन है। हमारा किसी भी व्यक्ति, धर्म, समाज या संस्कृति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि आपको इस कहानी का कोई हिस्सा असंगत या अनुचित लगे, तो कृपया इसे एक मनोरंजनात्मक और काल्पनिक रचना के रूप में ही लें। इस कहानी का संपूर्ण श्रेय मूल लेखक को जाता है। हम केवल इसे अपनी आवाज, वीडियो और इमेज जनरेशन के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा समर्थन करें, सपोर्ट अस। अगर आपको ये कहानी पसंद आए और आप हमें आगे और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करना चाहते हैं, तो आप हमें डोनेशन भेजकर सपोर्ट कर सकते हैं। डोनेशन यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपका हर छोटा सा सहयोग हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की ताकत देता है। ताइवेई संप्रदाय में लौटने के बाद फैंग शाओ ने बिना किसी देरी के तुरंत अग्नि निवारण गोलियों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। जैसे ही वह कीमिया मंडप में दाखिल हुआ, अंदर से एक कर्कश आवाज आई, ओह माय! क्या ये हमारे महान संत फैंग नहीं हैं? कौन सी हवा आपको यहाँ ले आई, बूढ़े आदमी? हमारा कीमिया मंडप आप जैसे बड़े शख्स का स्वागत नहीं कर सकता, है ना? फैंग शाओ ने आवाज की दिशा में देखा तो देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी, जो लगभग 40 साल का लग रहा था, उसे एक अरुचिकर भाव से घूर रहा था। अधेड़ उम्र के उस आदमी की दाढ़ी घनी थी, उसने एक मैला नीला लबादा पहना हुआ था, उसकी छाती खुली हुई थी, और उसका पेट ऐसा लग रहा था जैसे वह 6 महीने का गर्भवती हो, जो मैत्रेय बुद्ध और दाढ़ी वाले आदमी दोनों जैसा लग रहा था। फैंग शाओ ने दूसरे पक्ष की ओर देखा और कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सका। बड़े झू, आप किसके बारे में इतना व्यंग्य कर रहे हैं? एल्डर झू ने ठंडी आवाज में कहा, तुम बदमाश, जब तुमने मुझे पहाड़ पर आने के लिए धोखा दिया था, तब तुमने क्या कहा था? तुमने जिस आध्यात्मिक अग्नि का जिक्र किया था, वह कहाँ है? तुमने जिस गोली के फॉर्मूले का जिक्र किया था, वह कहाँ है? मैं इतने लंबे समय से इस कीमिया मंडप में हूं, और तुम बस इन बेकार चीजों से मुझे टालने की कोशिश कर रहे हो। फैंग शाओ ने सूखी हंसी हंसी और कहा, एल्डर झू, जल्दबाजी नुकसानदेह होती है। आप चिंतित हैं, लेकिन मैं आपसे भी ज्यादा चिंतित हूं। मैं पिछले कुछ दिनों से आध्यात्मिक अग्नि के बारे में चिंतित हूं, इसलिए कृपया मुझे जल्दबाजी में न डालें। एल्डर झू ने उसकी ओर आंखें घुमाईं, तो फिर तुम्हारी आध्यात्मिक अग्नि कहाँ है? अभी तक यह मेरे हाथ में नहीं आया है, बुजुर्ग झू। एल्डर झू ने फैंग शाओ की ओर उंगली उठाई और दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम मुझ बूढ़े आदमी का मेरा मजाक उड़ाकर फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर तुमने जल्दी ही आध्यात्मिक अग्नि उत्पन्न नहीं की, तो मैं तुरंत पहाड़ से नीचे चला जाऊंगा और तुम्हारे ताइवेई संप्रदाय में कभी वापस नहीं आऊंगा। फैंग शाओ ने तुरंत एक समझौतापूर्ण मुस्कान पेश की, नहीं, नहीं। बूढ़े झू, कोई अन्य संप्रदाय हमसे बेहतर उपचार नहीं दे सकता। मैं वास्तव में उस समय आपको धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहा था। हालांकि अभी हमारे पास आध्यात्मिक आग नहीं है, क्या ये लगभग यहाँ नहीं है? जैसे ही उसने यह बात कही, फैंग शाओ ने पहाड़ से नीचे आने के बाद अपने स्टोरेज रिंग से खरीदी गई सामग्री निकाली। एल्डर झू ने इन सामग्रियों को देखा और बुदबुदाया, अग्नि स्वभाव वाला जैड, ठंडा जैड ओस, और यह है लाल ज्वाला पत्थर पाउडर। एल्डर झू ने फैंग शाओ की ओर देखा, युवा फैंग, क्या आप अग्नि निवारण गोलियों को परिष्कृत करने जा रहे हैं? ये सही है। फैंग शाओ ने सिर हिलाया, बड़े झू, क्या आपको लगता है कि ये सामग्रियां 10 अग्नि निवारक गोलियों को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त हैं? मात्रा को देखते हुए शायद ये पर्याप्त है, लेकिन यंग फैंग, तुम्हें अग्नि निरोधक गोलियों को परिष्कृत करने की क्या जरूरत है? क्या तुम फिर कहीं घूमने जाने की योजना बना रहे हो? एल्डर झू ने फैंग शाओ को संदिग्ध भाव से देखा। फैंग शाओ ने नाराजगी से कहा, भटकने से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं लोगों को बिफांग मैदानों में ले जाने की तैयारी कर रहा हूं। बिफांग मैदान? एल्डर झू चौंक गए, तुम सच में पागल हो? क्या वह ऐसी जगह है जहां तुम यूं ही जा सकते हो? ज़ियानतियान क्षेत्र के साधक अग्नि निवारण की गोली लेने के बाद भी वहां 6 घंटे से ज्यादा नहीं रुक सकते। इस बिंदु पर एल्डर झू को कुछ याद आया और अचानक उसे एहसास हुआ, तुम बदमाश बी फैंग फ्लेम के पीछे जाने की योजना तो नहीं बना रहे हो, है ना? मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं कि बी फैंग फ्लेम कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम यूं ही पा सकते हो। वर्षों से अनगिनत लोगों ने बी फैंग फ्लेम को खोजने की कोशिश की है, लेकिन अंततः अधिकांश लोगों के शरीर पूरी तरह से नष्ट हो गए। वहां मौत की तलाश में मत जाओ, बदमाश। ताइवेई संप्रदाय अभी भी तुम्हारे फलने फूलने पर भरोसा कर रहा है। फैंग शाओ ने हंसते हुए कहा, बूढ़े झू, आप मुझे बहुत कम आंक रहे हैं। चिंता न करें, मुझे पहले ही बी फैंग ज्वाला का स्थान मिल गया है।
एक बार अंदर जाने के बाद मैं सीधे गंतव्य के लिए रवाना हो जाऊंगा। जब तक कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटती, मैं अधिकतम 3 घंटे में बाहर आ जाऊंगा। इसके अलावा मैं अकेला नहीं जा रहा हूं, मैं निश्चित रूप से कुछ लोगों को अपने साथ लाऊंगा। संख्या में ताकत होती है, इसलिए मेरा अनुमान है कि हम 3 घंटे से भी कम समय में काम पूरा कर सकते हैं। एल्डर झू ने ठंडी आवाज में कहा, ज्यादा आत्मविश्वासी मत बनो, बदमाश। बिफांग मैदानों को आसानी से कैसे निपटा जा सकता है, जबकि ये 10 निषिद्ध भूमियों में से एक है। वहां जाकर बिफांग ज्वाला को वापस लाने में नाकाम मत हो जाना और इस प्रक्रिया में अपनी जान गंवा देना। इन चीजों के बारे में चिंता मत करो। वैसे भी, जब मैं वापस आऊंगा तो आपके पास उपयोग करने के लिए बाई फैंग फ्लेम होगा। फैंग शाओ का आत्मविश्वास से भरा रूप देखकर एल्डर झू ने एक पल सोचा, फिर अपनी स्टोरेज रिंग से कुछ निकाला और फैंग शाओ की ओर फेंका। फैंग शाओ ने अनजाने में उसे पकड़ लिया और देखा कि वह एक तावीज था जो त्रिकोणीय आकार में मुड़ा हुआ था। बूढ़े झू, ये है। यह एक अग्नि निवारक तावीज है, ये निष्क्रिय रूप से सक्रिय होता है। इसे ले लो, ये किसी महत्वपूर्ण क्षण में तुम्हारी जान बचा सकता है, एल्डर झू ने हल्के से कहा। अग्नि निवारण तावीज। फैंग शाओ को बहुत आश्चर्य हुआ। बूढ़े झू, यह अग्नि निवारण तावीज सस्ता नहीं है। क्या तुम सचमुच इसे मुझे देने को तैयार हो? एल्डर झू ने उस पर आंखें घुमाई। यदि आप द्विफैंग ज्वाला को वापस ला सकते हैं, तो आपको यह अग्नि निवारक तावीज देने में कोई समस्या नहीं है। मैं अभी भी पहचान सकता हूं कि क्या अधिक महत्वपूर्ण है। यह अग्नि निवारक तावीज थोड़ी देर के लिए 9 स्वर्गीय अग्नि का भी सामना कर सकता है। द्विफैंग ज्वाला का विरोध करना कोई समस्या नहीं है, इसका प्रभाव अग्नि निवारक गोली से कहीं अधिक शक्तिशाली है। इस बिंदु पर एल्डर झू ने भी आह भरी, जिसकी बात कर रहे हैं, यह अग्नि निवारक तावीज मुझे मेरे गुरु ने दिया था। गुरु ने कहा कि हम कीमियागर कभी कभी अनिवार्य रूप से दुर्घटनाओं का सामना करते हैं, और इस अग्नि निवारक तावीज के साथ यह महत्वपूर्ण क्षणों में हमारी जान बचा सकता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने सालों तक इसका उपयोग नहीं करूंगा, लेकिन इसके बजाय ये तुम्हारे हाथों में आ गया, बदमाश। ये सुनकर फैंग शाओ ने जल्दी से अग्नि निवारक ताबीज को पीछे धकेल दिया। यदि यह आपके गुरु का है, तो ये बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकता। जब मैं कहूं तब ले लेना, बकवास बंद करो, एल्डर झू ने अधीरता से कहा। वैसे भी ये तुम्हारी जान बचाने के लिए ही तो है। मैंने इतने सालों में इसका इस्तेमाल नहीं किया, तो क्या तुम्हें लगता है कि अब मैं इसके बिना नहीं रह सकता? एल्डर झू के दृढ़ रवैये को देखकर फैंग शाओ के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, धन्यवाद एल्डर झू। मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश मत करो, बदमाश। याद रखो, तुम्हें मेरे लिए बाई फैंग फ्लेम वापस लाना होगा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। कीमिया मंडप छोड़ने के बाद फैंग शाओ ने बिना देरी किए तुरंत संप्रदाय के शिष्यों को इकट्ठा किया। इन वर्षों में फैंग शाओ के प्रयासों से संप्रदाय के 3 शिष्य, जिनमें वह स्वयं भी शामिल थे, ज़ियानतियान क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। अन्य 2 थे लू किंगयुआन और ये चेन। ये कहना होगा कि डू युवानशी वास्तव में बहुत भाग्यशाली थी। संप्रदाय के 2 सबसे प्रतिभाशाली लोग उसके संरक्षण में थे। इनके अलावा संप्रदाय में मेरिडियन ओपनिंग दायरे में 19 लोग भी थे। फैंग शाओ ने इन 19 में से 8 सबसे मजबूत व्यक्तियों का चयन करने की योजना बनाई, और फिर खुद और लू किंगयुआन के साथ सामूहिक रूप से बिफांग मैदानों में जाने के लिए 10 लोगों की एक टीम बनाई। जहां तक ये चेन की बात है, फैंग शाओ के मन में अभी भी द्वेष था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उसे साथ नहीं लाएगा। कौन जानता था कि यह स्वार्थी आदमी सबके लिए मुसीबत बन जाएगा। अगर मेरिडियन ओपनिंग क्षेत्र में रहने वाले लोग अग्नि निवारण की गोली ले लेते, तो वे बिफांग मैदानों में ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे ही टिक पाते, इसलिए फैंग शाओ को उनके टिकने का समय बढ़ाने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ा। इसलिए फैंग शाओ ने तय किया कि सभी लोग कम से कम समय में एक फॉर्मेशन सीख लें। इस संरचना को स्वर्गीय संरचना कहा जाता था। कम से कम 3 लोग इस संरचना का निर्माण कर सकते थे, कोई ऊपरी सीमा नहीं थी। एक बार संरचना स्थापित हो जाने पर इसे बनाने वालों की सच्ची क्यूई को एक में मिलाकर एक शक्तिशाली रक्षात्मक अवरोध बनाया जा सकता था। दूसरे शब्दों में, ये संरचना रक्षा के लिए बहुत उपयुक्त थी, और बिफांग मैदानों की भीषण लपटों का प्रतिरोध करने के लिए भी बहुत प्रभावी थी। पहली शाखा, दूसरी शाखा और तीसरी शाखा का चक्कर लगाने के बाद फैंग शाओ ने 9 लोगों को इकट्ठा किया। ये 9 लोग थे। पहली शाखा से गाओ यी, जिया लियांग, देंग वेनिक्सुआन और वुगान, दूसरी शाखा से काओ गुआंग, ली जियांग और सुन मिया, और तीसरी शाखा से हान बियुन और लू किंगयुआन। इन 9 में से लू किंगयुआन को छोड़कर बाकी सभी को फैंग शाओ ने कई बार पहाड़ से नीचे बुलाया था, और लगभग हर बार जब वे पहाड़ से नीचे गए, तो पूरी फसल लेकर लौटे। अब फैंग शाओ द्वारा फिर से बुलाए जाने पर उनकी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि बड़े भाई को कोई और काम सौंपना है, इसलिए वे तुरंत और बिना किसी हिचकिचाहट के मार्शल आर्ट्स हॉल चले गए।
केवल लू किंगयुआन को जब सीनियर सिस्टर हान बियुन ने रोका तो वह पूरी तरह से भ्रमित हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। मार्शल आर्ट्स हॉल पहुंचने पर सभी ने पाया कि फैंग शाओ पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। सभी को आते देखकर फैंग शाओ बोले, सभी कनिष्ठ भाइयों और कनिष्ठ बहनों, मैं आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य सौंपने के लिए यहाँ एकत्रित हुआ हूँ। हाँ, मैं भी सबके साथ ही जाऊंगा। चूंकि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं अभी आपको विस्तृत जानकारी नहीं दे सकता। कृपया धैर्य रखें। काओ गुआंग, जो सबसे स्पष्टवादी थे, तुरंत चिल्लाए, वरिष्ठ भाई, हमें बताइए कि क्या करना है। आप जो कहेंगे हम करेंगे। शिष्यों ने एक के बाद एक अपनी सहमति व्यक्त की। उनकी आंखों में कोई आशंका नहीं थी, बल्कि काफी उत्साह था। ये दृश्य देखकर लू किंगयुआन मन ही मन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। फैंग शाओ द्वारा उसे पहली बार बुलाया गया था, और हालांकि उसने सुना था कि फैंग शाओ के नेतृत्व में उनके कनिष्ठ भाइयों और कनिष्ठ बहनों के साथ ताइवेई संप्रदाय धीरे धीरे मजबूत होता गया था, उसने अपने दिल में इसे कभी महसूस नहीं किया था। अब सभी को इतना उत्साहित देखकर लू किंगयुआन आश्चर्यचकित हुई और फैंग शाओ के बारे में उसकी जिज्ञासा भी बढ़ गई। फैंग शाओ मुस्कुराए और हाथ हिलाते हुए बोले, जूनियर भाई काओ बोलने में तेज हैं, इसलिए मैं सबके साथ और समय बर्बाद नहीं करूंगा। हालांकि हमारे जाने से पहले सभी को पहले एक फॉर्मेशन सीखना होगा। इस फॉर्मेशन के साथ इस बार हमारा ऑपरेशन बहुत सुरक्षित होगा। अब मैं इस फॉर्मेशन को सभी को विस्तार से समझाऊंगा। पुराना नियम, अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो आप सीधे सवाल पूछ सकते हैं। ऐसा कहने के बाद फैंग शाओ ने सभी को स्वर्गीय संरचना के बारे में विस्तार से समझाना शुरू कर दिया। ये स्वर्गीय संरचना मूल रूप से ताइवेई संप्रदाय की एक संरचना थी, लेकिन इसमें मूल रूप से सभी की सच्ची क्यूई को एकीकृत करने की विशेषता नहीं थी। ये केवल संरचना बनाने वालों की युद्ध शक्ति को बढ़ा सकती थी। बाद में फैंग शाओ ने क्यानकुन खजाना संग्रह में संरचनाओं के विश्लेषण का हवाला देते हुए स्वर्गीय संरचना में सुधार करना शुरू किया। बार बार अनुमान लगाने और प्रयास करने के बाद इसने मूल रूप से आकार ले लिया था। हालांकि कुछ सैद्धांतिक कार्य अभी तक साकार नहीं हुए थे, फिर भी ये पहले से ही पिछली स्वर्गीय संरचना की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। आज पहली बार फैंग शाओ ने सभी को ये संरचना सिखाई। पहली व्याख्या के बाद फैंग शाओ ने कहा, मैंने अभी अभी यह संरचना पूरी की है, और अभी भी कुछ छोटी छोटी बारीकियां हैं जिन्हें पूर्ण करने की आवश्यकता है, लेकिन यह इस यात्रा के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। अगर अभ्यास के दौरान किसी को कोई अंतर्दृष्टि मिलती है तो आप मुझे भी बता सकते हैं, और हम उन पर साथ मिलकर चर्चा कर सकते हैं। पहली व्याख्या सुनते ही सभी को लगा कि स्वर्गीय संरचना असीम रूप से गहन है और वे उसमें गहरे डूब गए, खुद को इससे मुक्त नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही सभी ने ध्यानपूर्वक इसका विश्लेषण करने के लिए अपनी आंखें बंद की, किसी ने अचानक कहा, वरिष्ठ भाई फैंग, इस संरचना के बारे में कुछ ऐसा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है और जिसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। फैंग शाओ ने देखा कि यह लू किंगयुआन था जिसने सवाल पूछा था, इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, जूनियर सिस्टर लू, बेझिझक बोलें। लू किंगयुआन ने गंभीर भाव से पूछा, वरिष्ठ भाई फैंग, इस संरचना की शक्ति संरचना बनाने वालों की ताकत पर निर्भर होनी चाहिए, है ना? संरचना बनाने वाले लोग जितने मजबूत होंगे, संरचना की शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। फैंग शाओ ने फिर सिर हिलाया, ये सही है। अगर ऐसा है तो वरिष्ठ भाई फैंग ने कनिष्ठ भाई ये चेन को क्यों नहीं बुलाया? ये चेन की वर्तमान शक्ति के साथ अगर वह फॉर्मेशन बनाने में भाग ले सके तो निश्चित रूप से फॉर्मेशन की शक्ति और भी बढ़ जाएगी। लू किंगयुआन ने पूछा। जैसे ही ये शब्द बोले गए तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी सीनियर ब्रदर स्टॉप इट यू आर द विलन कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल नॉवल तले एफएम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी अगली रोमांचक कहानियां तुरंत मिलती रहें। अगर आप हमारी कहानियों का आनंद ले रहे हैं और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप डोनेशन के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। डोनेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपका बहुमूल्य समय और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।